जय हिंद आप सभी को। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। बिहार इसका न्यू प्रैक्टिस सेट है, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले का जो है ना 2 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, और इसके पहले जो सर क्लास में करवाए थे 10 प्रैक्टिस सेट बहुत पहले करवाए थे, 1 महीना पहले। उसका हम 10 प्रैक्टिस सेट का पहले ही क्लास करवा चुके हैं। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके चेक कीजिए, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और ये जो है न्यू प्रैक्टिस सेट है, देखिए इसका जो है ना 19/6/2024 को टेस्ट हुआ था। ये टेस्ट नंबर 3 है। इसका 2 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं, इसमें टोटल जो है 15-16 प्रैक्टिस सेट हुआ है। इसको कोशिश करेंगे ना जल्दी से हम ख़त्म कर दें, क्योंकि पता है कि 7 तारीख से एग्ज़ाम है। जिनका भी एग्ज़ाम 7 तारीख से है उनका सारा रिवीजन हो जाएगा पूरे अच्छी तरीके से। और इसका डिटेल इसमें जो है ना हर क्वेश्चन का नीचे जो है सर 5-6 पेज में सारा क्वेश्चन का डिटेल भी दिए हैं। तो इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है टेलीग्राम चैनल का, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे हम 2 पीडीएफ डाल चुके हैं, 2 सेट का, और इसका भी हम डाल देंगे, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। आप लोग जो है कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। आप लोग को देखना है कि हाँ कितना नंबर मेरा आ रहा है नहीं आ रहा है। बाकी हम जो एक्स्ट्रा रहेगा कुछ कुछ जो है हम बताते जाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है ना क्लियर होते जाएगा बस। लेकिन ध्यानपूर्वक देखिएगा तभी याद हो जाएगा। और बाकी जितना भी पीछे से है ना ज़्यादा इधर मत भटकिए, अभी एग्ज़ाम जो है ना बहुत नज़दीक है। अभी आपको जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। ज़्यादा भटकिएगा इधर इधर से उधर तो आपका ना इधर करा पाइएगा ना उधर करा पाइएगा। तो जितना हम प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। कम से कम नहीं कुछ तो जो है ना आपको 40-50 प्रैक्टिस सेट से ऊपर ही हम करवा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा मिल जाएगा। और बाकी जो है ना कल नहीं क्लास पाया था कुछ कारणवश, लेकिन अब जो है ना डेली प्रैक्टिस सेट आपको हम कंटिन्यू 2-3 प्रैक्टिस सेट आएगा। और बाकी हिंदी का जो चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं वो सारा हम चैप्टर वाइज करवा देंगे। बस आप लोग जो है ना बस ध्यानपूर्वक देखिए क्लास को, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, काकोरी के अभिव्यक्ति के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? बताइए। कह रहा है काकोरी के अभियुक्त के रूप में किसने फांसी से पूर्व दिए जाने वाले दूध को पीने से मना कर दिया था? तो ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम प्रसाद मिसविल। कौन थे? राम प्रसाद मिसविल, याद रखिएगा। तो याद रखिए राम प्रसाद मिसविल ने दूध पीने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। कहा था अब मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा, इसने बोला था, इसलिए दूध जो है ना पीने के लिए मना कर दिया था। और राम प्रसाद बिस्मिल जो और अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह इनको जो है फांसी दिया गया था कब? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 को फांसी इनको दिया गया था। और काकोरी एक्शन जो है ना, इसका काकोरी पहले कांड था, इसका नया नाम काकोरी एक्शन कर दिया गया। इसका ट्रेन डकैती थी जो 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी नामक गाँव में जो है ना ब्रिटिश राज के खिलाफ किया गया था। और इस कांड में SRA हसरा के क्रांतिकारी मतलब जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहाड़ी और केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल और बनवारी लाल सहित 10 क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस की घटना हुई थी कब? बताइए। कह रहा है कि हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस की घटना हुई थी कब? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1910 में हुआ था। कब हुआ था? 1910 में हुआ था। तो याद रखिएगा कि हावड़ा शिवपुर संयंत्र केस 1910 में हुई थी, जिसके तहत इंस्पेक्टर शमसुल आलम की हत्या के आरोप में अनुशीलन समिति के 47 क्रांतिकारियों को क्या किया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी? कह रहा है कि भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी? तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? लॉर्ड मेयो। क्या है? लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा। और सभी अभी जो है ना अभी एक प्रैक्टिस सेट डेली हो रहा है, अभी प्रीवियस से 2-3 दिन से करवा रहे हैं बिहार पुलिस का। तो सभी लोग टेलीग्राम जो है टेस्ट ग्रुप है ना, एक पीडीएफ ग्रुप अलग है और टेस्ट ग्रुप अलग है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अभी जितना प्रैक्टिस सेट लगाइएगा ना उतना आपको फ़ायदा करेगा। तो एक प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम बोर्ड पे दिया कीजिए, और बाकी जो हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं जो सारा का पीडीएफ भी भेज दे रहे हैं और सारा का हम क्लास भी करवाएं, सारा क्लास देखा कीजिए। और एक टेलीग्राम चैनल पे जो है 3 बजे प्रैक्टिस सेट डेली होता है, बिहार पुलिस का भी डेली हो रहा है, तो उसको आप डेली दिया कीजिए, क्योंकि उसको देने से आपको ना बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो अब अभी आप यही सब कीजिए। बाकी बस जितना पीछे का पढ़े हुए हैं ना उसको बस रिवीजन करते रहिए, और ज़्यादा आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें जो है अंतिम कह रहा था क्या कि भारत के किस वायसराय ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति आरंभ की थी? तो लॉर्ड मेयो किया था। कौन किया था? लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो जो था ना 1869 से 72 ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति प्रारंभ किया था, याद रखिएगा। और इसी के समय जो है ना 1872 में भारत में पहली बार क्या हो जनगणना हुआ था, याद रखिएगा। अगर पूछेगा लगातार 10 वर्ष पे कब हुआ था? लॉर्ड रिपन के काल में हुआ था, लगातार 10 वर्ष पे, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि
कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो था, बताइए कौन था। कह रहा है कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो था। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फैजपुर अधिवेशन था। क्या था? फैजपुर अधिवेशन, याद रखिएगा। तो प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो फैजपुर अधिवेशन था। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और ये कब हुआ था? 1937 में हुआ था, याद रखिएगा। फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था 1937 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किया? जवाहरलाल नेहरू किए थे। और ये जो पहला अधिवेशन था तो गाँव में हुआ था, याद रखिएगा। और आगे याद रखिएगा कि इसमें जो है ना, इसमें क्या है कि पूछेगा कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था। बताइए हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। तो याद रखिएगा, नहीं हरिपुरा अधिवेशन अगर पूछेगा, ये सब क्वेश्चन ना बहुत हाईलाइट क्वेश्चन है। इस सबको तो आपको मुंह पे रहना ही चाहिए। तो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के सूरत जिले के हरिपुरा गांव में हुआ था, याद रखिएगा। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था, याद रखिए। और बेलगांव को तो पता है, महात्मा गांधी किए थे, सबको पता ही है। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बोस्टन टी पार्टी क्या थी? बताइए। कह रहा है कि बोस्टन टी पार्टी क्या थी? तो बोस्टन टी पार्टी जो था ना, 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाय के समुद्र में फेंके जाने वाले की घटना था। बोस्टन टी पार्टी की क्या थी? तो चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना थी, याद रखिएगा। और बोस्टन जो है ना, या इसमें याद रखिए, बोस्टन बंदरगाह पर 1773 में चाय के समुद्र में फेंके जाने की घटना हुई थी और बड़ी मशहूर हो गई थी। यह बोस्टन टी पार्टी कहलाई थी, याद रखिएगा। ये कब हुआ था बोस्टन टी पार्टी घटना? तो याद रखिए 1773 में हुआ था। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति इनमें में से कौन था? बताइए। कह रहा है कि फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति इनमें से कौन था? तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू था। कौन था? मॉन्टेस्क्यू था, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि फ्रांसीसी राजतंत्र की आलोचना करने वाला पहला प्रमुख व्यक्ति कौन था? मॉन्टेस्क्यू था। और उसने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक कानून की आत्मा में फ्रांसीसी शासकों के देवत्व के अधिकार की कटु आलोचना किया था। तो याद रखिएगा कि कानून की आत्मा किसकी पुस्तक है? तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की वह था। बताइए। कह रहा है उदयन जिसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी वह था। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1, जैन मतानुयायी। क्या था? एक जैन मतानुयायी, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि गुप्त काल में न्यायाधीश को कहते थे, क्या कहते थे? बताइए। गुप्त काल में न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? महादंडनायक कहते थे। क्या कहते थे? महादंडनायक कहते थे। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि यहाँ पे गुप्तकालीन अधिकारी दिया हुआ है और यहाँ पे विभाग दिया हुआ है। तो याद रखिए, बलाधिकृत बोलेगा तो किसका विभाग था? तो सेनापति का था। ये बोलेगा तो सेनापति था। क्या था? सेनापति, याद रखिएगा, सेनापति था। और यहाँ पे बात करें कि महादंडनायक बोलेगा तो क्या था? तो न्यायाधीश था। क्या था? न्यायाधीश, याद रखिएगा। और आगे दंडपाशिक बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा? पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बोलेगा तो दंडपाशिक कहते थे। और लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी बोलेगा तो महा जो है ना, महाछठपलिक कहते थे, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ था। बताइए क्या था? मराठा प्रशासन में मामलतदार का अर्थ था। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या था? 9 का ऑप्शन नंबर बी, बड़े प्रांतों के सूबेदार। क्या है? बड़े प्रांतों के सूबेदार थे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। बताइए। कह रहा है कि संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु की राजसभा में। क्या है? सी विष्णु की राजसभा में। तो कह रहा है कि संस्कृत के विद्वान कवि भारवी रहते थे सी विष्णु की राजसभा में। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है कि बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? बताइए। कह रहा है बिहार के किस उपराज्यपाल को महेश नारायण ने 1894 में बिहार को बंगाल से अलग करने का ज्ञापन दिया था? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स इलियट। क्या है? चार्ल्स इलियट, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार के विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम लीग। किसने उठाया था? मुस्लिम लीग ने उठाया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस वर्ष 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? बताइए। कह रहा है किस वर्ष जो है ना 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2015 से। क्या होगा? वर्ष 2015 से, याद रखिएगा। कब होगा? वर्ष 2015 से। तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई थी क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन में रहिए 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समक्ष बनाया गया था, बताइए। कह रहा है कि सिक्किम को किस संविधान संशोधन के द्वारा संघ में शामिल कर भारत के अन्य राज्यों के समकक्ष बनाया गया था। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36वां संविधान संशोधन के तहत, 36वां संविधान संशोधन के तहत जो बनाया गया था। तो याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा किया गया था। और 35वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का विशेष दर्जा दिया गया। और 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा पूर्ण राज्य का जो है ना, पूर्ण राज्य मतलब सिक्किम को मिला था, कैमा राज्य था ये, 22वां राज्य का दर्जा मिला था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 15 का रहा है कि इसमें जो है ना, नौकरियों में 27% के आरक्षण पिछड़े वर्गों हेतु की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया था, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि नौकरियों में 27% की आरक्षण पिछड़े वर्गों हेतु की व्यवस्था को किस सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीपी सिंह के द्वारा। क्या होगा, बीपी सिंह के द्वारा। याद रखिएगा इसे बीपी सिंह के द्वारा सरकार जो है ना, बीपी सिंह के सरकार द्वारा 1990 में लागू किया गया था और इसे मंडल कमीशन की सिफारिश पर लागू किया गया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 350 का क के तहत। क्या होगा, अनुच्छेद 350 के क के तहत होगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि वर्ष 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी थे, कौन। कह रहा है कि वर्ष 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के मुख्य प्रतिद्वंदी थे। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी सहगल। कौन थे, लक्ष्मी सहगल, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी दौर शुरू हुआ था, बताइए। कह रहा है किस वर्ष से केंद्र की राजनीति में गठबंधन का अस्थायी दौर शुरू हुआ था। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1996 से। क्या होगा, वर्ष 1996 से। आगे क्वेश्चन 19 पे कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है, बताइए। राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो याद रखिए 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर सी। कितना है, तो 3 वर्ष। कितना है, तो 3 वर्ष, याद रखिए 3 वर्ष होगा। तो याद रखिए ना कि राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा जो है ना, याद रखिए 2 माह तक लागू रहती है, लेकिन वो अधिकतम अवधि पूछा था ना, यहाँ पे 3 वर्ष होगा। और इसके अधिकतम अवधि बोलेगा 3 वर्ष हो सकती है। और राज्य में प्रशासनिक तंत्र के असफल होने के आधार पर राज्यपाल की सिफारिश पर उपरांत 356 के तहत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि राजवित्त आयोग का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में, बताइए। कह रहा है कि राजवित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद कितना, 243 का 1 में। कितना है, 243 का, सॉरी आई में कितना, याद रखिएगा। राजवित्त आयोग का जो वर्णन है ना, अनुच्छेद 243 के आई में है। तो संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद है, याद रखिएगा। और इसमें 243 से लेकर 243 9 के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। इसका जो गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा कि अनुच्छेद 243 के आई में क्या है, राज्य वित्त आयोग है। अनुच्छेद 243 के में क्या है, तो राज्य निर्वाचन आयोग है। और 243 के जे में क्या है, तो पंचायतों में लेखा परीक्षण है। अनुच्छेद 243 के जी में क्या है, तो पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। 243 के आई पूछेगा तो राज्य वित्त आयोग, के पूछेगा तो राज्य निर्वाचन आयोग, जे पूछेगा तो पंचायतों को लेखा परीक्षण, और जी पूछेगा तो जी जो है ना, पंचायतों की शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में किया गया था, बताइए। कह रहा है कि वीवीपैट का सर्वप्रथम उपयोग किस राज्य के विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में किया गया था। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। कहाँ किया गया था, नागालैंड में किया गया था, याद रखिएगा। और वीवीपैट का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, क्या होता है बताइए। आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। वीवीपैट का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। क्या होता है, वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है, याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है कि अनुच्छेद 315 के तहत वर्णित है, क्या वर्णित है बताइए। अनुच्छेद 315 के तहत क्या वर्णित है। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। क्या है, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। तो कह रहा है अनुच्छेद 315 के तहत क्या वर्णित है, संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग है। आगे ये क्वेश्चन नंबर है 23 पे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अगर यहाँ पे बोलेगा संघ व राज्यों के लोक सेवा आयोग बोलेगा तो यहाँ पे अनुच्छेद 315 हो जाएगा। और यहाँ पे बात करेगा अखिल भारतीय सेवाएं, कितना अनुच्छेद में, अखिल भारतीय सेवाएं का बात करें अनुच्छेद कितना में है। तो
तो यहाँ पे याद रखिए 312 में एक अनुच्छेद का क्वेश्चन तो हर हाल में पूछेगा अभ्यास प्लस में, इसलिए अनुच्छेद का जो है ना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी इसका टेलीग्राम चैनल पे ना एक पूरा एक से लेके पूरा टोटल अनुच्छेद का PDF हम ज्ञान बिंदु सर का जो है ना एक न्यू पॉलिटी का जो नोट्स दिए थे बिहार दरोगा में, उसका हम पॉलिटी का जो है ना डाल देंगे PDF। उसमें अनुच्छेद टोटल है, अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, आपका एक भी अनुच्छेद नहीं छूटेगा। बाकी प्रैक्टिस में जैसे अनुच्छेद आ रहा है उसको अगर जो नहीं याद रहता है ना उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, हमेशा वो आपको याद रहेगा। जब भी आपका मन करे उसको रिवीजन करते रहिए, हमेशा अनुच्छेद याद हो जाएगा। और यहाँ पे बात करें ना कि लोक सेवा आयोगों का कृतज्ञ का बोलेगा तो कितना अनुच्छेद में 320 में, याद रखें कितना 320 में है। आगे क्वेश्चन रही 23 पे, कह रहा कि बहुरूपी दर्शी में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है बताइए। कह रहा कि बहुरूपी दर्शी में दो समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना होता है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 डिग्री होता है। कितना होता है? 60 डिग्री होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसके लिए बताइए। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है किसके लिए? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल AC धारा के लिए होता है। क्या होता है? केवल AC धारा के लिए होता है, याद रखिएगा। तो ट्रांसफार्मर केवल AC धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं बताइए। कह रहा है कि जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं। 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, P प्रकार के अर्धचालक। क्या है? P प्रकार के अर्धचालक। तो याद रखिएगा कि P प्रकार के अर्धचालक इसका जो है ना N प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है, क्या बताइए। कह रहा है घर्षण को कम करने के लिए मशीनों में स्नेहक तथा बॉल बेरिंग लगाए जाते हैं जो बदलता है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में। क्या है? सर्पी घर्षण को लोटनी घर्षण में। आगे क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है बताइए। कह रहा है कि WHO के अनुसार, पहला याद रखिए WHO का स्थापना कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था, 1948 को। इसीलिए क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को जो है ना विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। तो उसी के अनुसार बोल रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितनी ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 45 डेसिबल। क्या होगा? 45 डेसिबल। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। आगे क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा बताइए। कह रहा है किरचॉफ के नियम के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर कैसा प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरा करेगा। क्या करेगा? हरा करेगा। तो याद रखिए यदि श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में लाल को निकाल दिया जाए तो शेष रंगों को सम्मिलित प्रभाव हरे रंग जैसा होता है। अतः किरचॉफ के अनुसार लाल रंग की वस्तु गर्म होने पर क्या होगा? हरा प्रकाश क्या करेगा? उत्सर्जित करेगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि ऑरिस्कोस्कोप या तो ओटोस्कोप का उपयोग कहाँ होता है बताइए। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कान के आंतरिक भाग के निपरीक्षण के लिए होता है, निपरीक्षण के लिए होता है। तो कह रहा ऑरियोस्कोप या तो ओटोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कान के आंतरिक भाग के निपरीक्षण के लिए जो है ना ऑरियोस्कोप या तो ओटोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि स्टेशन, कह रहा है स्टेशन किस भाषा का शब्द है बताइए। स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी का है। क्या है? तो अंग्रेजी का भाषा, अंग्रेजी का है। किसका? अंग्रेजी का, याद रखिएगा। तो स्टेशन जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है बताइए। इसमें कह रहा है कौन जो है ना यौगिक शब्द है। तो याद रखिए 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय है। क्या है? विद्यालय। विद्यालय क्या है? यौगिक शब्द है। और यहाँ पे विद्यालय का अगर संधि विच्छेद बोलेगा तो विद्या जोड़ आलय विद्यालय होता है। क्या होता है? विद्या जोड़ आलय विद्यालय होता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है वो कौन सा है बताइए। कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राण है। क्या है? प्राण है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि दासत्व में प्रत्यय क्या है बताइए। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्व है। क्या है? त्व है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन में रही 34 पे, कह रहा है कि बादल का परिभाषित शब्द क्या होगा। बादल का परिभाषित शब्द क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, प्रयोद है। क्या है? प्रयोद है। क्या है? प्रयोद है, याद रखिएगा। क्या है? प्रयोद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 35 पे, कह रहा है कि अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। अर्थ का जो विलोम शब्द क्या होगा।
तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। क्या इति है, क्या है इति, याद रखिए क्या है इति। तो अर्थ का विलोम शब्द इति होता है। अर्थ का इति, आदि का बोलेगा तो क्या होता है, आदि का अंत होता है, आदि का बोले अंत होता है, अर्थ का अनर्थ होता है, ये सब क्या है, विलोम शब्द है। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे कह रहा है आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी अचरज है। क्या है, अचरज, याद रखिएगा। आश्चर्य शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, तो अचरज है। क्या है, अचरज। आइए क्वेश्चन बनाइए 37 पे। क्वेश्चन 37 कह रहा है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, बताइए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सहायता है। क्या है, सहायता, याद रखिएगा। क्या है, सहायता, याद रखिए सहायता है। तो याद रखिएगा सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है, सहायता है। क्वेश्चन रहिए 38 पे। यहाँ पे देखिए मैथ रीडिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम टिक आउट कर दे रहे हैं, इसका आंसर टिक कर दे रहे हैं। यहाँ पे भी आप वीडियो को रोक के बना सकते हैं, या तो फिर हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर करके वहाँ पे आप मैथ रीडिंग सोल्यूशन कर लीजिएगा। बाकी सारा काम पीडीएफ वगैरह जितना होमवर्क वगैरह सारा है ना, सारा उसी पे डाला जाता है, पीडीएफ ग्रुप पे डाला जाता है। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से पीडीएफ टेलीग्राम चैनल है, उसको सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही आपको जो है ना उस पर बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। इसलिए जितना भी नोट्स वगैरह है ना, बिहार पुलिस का जितने भी सारा नोट्स है, पीडीएफ है, जितना सारा है, सारा उसी पे हम डालते हैं। और बोर्ड वगैरह जितना भी टेस्ट होता है, तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। उस वहाँ पे जो है इसका पीडीएफ टेस्ट नंबर 3 का डाल देंगे, 2 टेस्ट का हम डाल चुके हैं। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी। 39 का बोलेगा 39 से क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, 39 का ए होगा। 40 का बोलेगा तो 40 का आंसर क्या होगा, इधर आइए। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 41 का बोले 41 का क्या होगा, 41 का डी होगा। क्या 41 का डी। 42 का बोले 42 का राइट आंसर क्या होगा, 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 42 का ए। 43 का बात करें, 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्वेश्चन नंबर 44 का देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ए होगा। 45 का बात करें, 45 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 46 का बोले 46 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। 47 का बात करें, 47 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 का रहा है कि रूपल रूपल हिमनद स्थित है, बताइए कहाँ। रूपल हिमनद स्थित है कहाँ, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वृहत हिमालय में। कहाँ है, वृहत हिमालय में स्थित है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 49 पे। क्वेश्चन 49 कर रहा है कि बडूबर पक्षी अभयारण्य अवस्थित है कहाँ, बताइए। बडूबर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 पे कर रहा है कि हीराकुंड व रेणुकूट दो नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई थी, बताइए किस योजना के तहत। हीराकुंड व रेणुकूट में 2 नवीन संयंत्रों की स्थापना की गई थी, तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्या होगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापना किया गया था। तो याद रखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आइए क्वेश्चन नंबर 51 पे कह रहा है कि प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। कह रहा है प्रशांत सुनामी चेतावनी प्रणाली TWS की स्थापना किस वर्ष किया गया था, तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1998 में किया गया था। कब किया गया था, वर्ष 1998 में किया गया था। तो याद रखिएगा प्रशांत महासागरीय तटीय देशों को सुनामी में सुरक्षा प्रदान करने हेतु 1998 में स्थापना किया गया था, और सुनामी चेतावनी केंद्रों को अलास्का, हवाई द्वीप तथा जापान में स्थापित किया गया है। आइए क्वेश्चन आ रही है 52 पे। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितना है, बताइए। कह रहा है कि सौरमंडल के उपरांत पृथ्वी के सबसे निकटतम तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितना है, तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 4.28 प्रकाश वर्ष। कितना है, 4.28 प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिनका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है, बताइए क्या होगा। कह रहा है किस मंडल में निशादीप्त बादल ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर गर्मियों में दिखाई पड़ते हैं, जिसका निर्माण उल्टा धूल एवं संवहनीय प्रक्रिया द्वारा लाई गई आर्द्रता एवं संघनन से होता है, तो 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्यमंडल। क्या है, मध्यमंडल, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन 54 कह रहा है कि जैतून का तेल उत्पादन किया जाता है किससे, बताइए। जैतून का तेल उत्पादन किया जाता है किसमें, तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 54 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी भूमध्य सागरीय देशों में। क्या है, भूमध्य सागरीय क्या है, भूमध्य सागरीय देशों में होगा, याद रखिएगा। तो भूमध्य सागरीय देशों में जैतून का तेल उत्पादन किया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे। इसमें कह रहा है एशिया महाद्वीप के प्रमुख बिंदु है, इसमें मिलान करना है। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी होगा। क्या होगा, सी। तो उत्तरी बिंदु का जो है ना प्रमुख बिंदु क्या है, उत्तरी बिंदु का बोलेगा तो क्या है, चिल्यू स्क्रीन अंतरीप है। क्या है, चिल्यू स्क्रीन अंतरीप है। और दक्षिणी बिंदु का बोलेगा तो क्या है, तो क्या होगा इसका, बाबा अंतरीप है। क्या है, बाबा अंतरीप है। पूर्वी बिंदु का बोलेगा तो पूर्वी बिंदु क्या होगा, तो तांजुंग पियाई है। क्या है, तांजुंग पियाई।
और पश्चिमी बिंदु का बोलेगा तो क्या है, डजनेव अंतरीप है। क्या है, डजनेव अंतरीप है। तो 55 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तरी बिंदु का बोलेगा तो चिलियुस्कीन अंतरीप, दक्षिणी बिंदु का बोलेगा तो बाबा अंतरीप, पूर्वी बिंदु का बोलेगा तांजुंग पियाई और पश्चिमी बिंदु का बोलेगा डजनेव अंतरीप है। आइए क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताइए। कह रहा है बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो बी है। क्या है, मुंगेर है। क्या है, मुंगेर, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे कह रहा है कि बिहार में प्रभाव प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है, बताइए। कह रहा है बिहार में प्रभाव प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया जाता है। तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितने, दो भागों में। कितने, दो भागों में। एक होता है हिमालय से निकली हुई नदियाँ और दूसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार से निकली हुई नदियाँ। एक हिमालय से निकलती है, एक प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है। ये दो भाग होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 58 पे कह रहा है इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है, बताइए। इक्थियोलॉजी का संबंध किससे है। तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, इक्थियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन बोलेगा इक्थियोलॉजी। अगर कीटों का अध्ययन बात करें, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। क्या है, एंटेमोलॉजी। अगर सर्पों का अध्ययन बोलेगा तो क्या होगा, सर्पों का अध्ययन बोलेगा तो ओफियोलॉजी। क्या होगा, ओफियोलॉजी। सांप जो फोन मारता है ना, ओफियोलॉजी। और छिपकली का अध्ययन बोलेगा तो क्या होगा, तो यह इस सोरोलॉजी। क्या है, सोरोलॉजी। छिपकली क्या, सोरी बोलते हैं, छिपकली का सोरोलॉजी। तो याद रखिए, मछलियों का अध्ययन बोलेगा तो इक्थियोलॉजी, कीटों का अध्ययन बोलेगा तो एंटेमोलॉजी, सर्पों का अध्ययन बोलेगा तो ऑप्शियोलॉजी और छिपकलियों का अध्ययन बोलेगा तो सोरोलॉजी कहलाता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। ये सभी जितने भी सेट है ना ज्ञान बिंदु सर का, जो रोशन सर करवाए हैं, पहले भी 10 प्रैक्टिस सेट करवाए हैं और जो भी रिसेंटली में करवा रहे हैं, और जो हम प्रैक्टिस सेट 3 है, इसमें टोटल 15-16 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। तो इस सब प्रैक्टिस सेट को ना बारीकी से आप देखिए और बाकी सारा का हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहाँ से भी पढ़िए। और बाकी जो न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की, इसमें बेहतर एक प्रकार का क्या है बेनिफिट इसमें दिया है ना कि इसका डिटेल भी डाल दिए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से पढ़ जाइए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बाकी प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट आएगा और बाकी यूथ का पब्लिकेशन का तो 15 प्रैक्टिस सेट हम खत्म करवा ही दिए हैं, तो उसका भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा इससे 15 तक, जो भी नहीं देखे हैं, क्योंकि उसमें भी क्वेश्चन का लेवल जो है ना बहुत अच्छा तरीके से दिया हुआ है। तो सारा प्रैक्टिस सेट आपको रिवीजन कर लेना है, प्लेलिस्ट जाकर चेक करके। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, जो भी आपको नहीं मिलेगा आप कमेंट कीजिएगा इस क्लास के लिंक में, कमेंट में, या तो फिर आप जो टेस्ट ग्रुप है ना जहाँ पे टेस्ट होता है बिहार पुलिस का और एडिटेरिया का, उसका कमेंट सेक्शन खुला रहता है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए, वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। आइए क्वेश्चन 59 कर रहा है कि जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है, बताइए। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। 59 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। किसका बना होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है। तो कह रहा है जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, पेप्टाइड ग्लाइकेन की बनी होती है। याद रखिए। कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 कर रहा है कि मटर का मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है, बताइए। मटर में जो मार्स रोग होता है किस तत्व की कमी से होता है। तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। क्या होगा, मैग्नीज, याद रखिएगा। तो मैग्नीज कमी से होता है। धान में खैरा रोग बोलेगा जिंक की कमी से। फूलगोभी में बीटल तेल रोग बोलेगा तो मोलिब्डेनम कमी से। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। आई क्वेश्चन 61 कर रहा है कि मानव शरीर में वसा का भंडारण कहाँ होता है, बताइए। मानव शरीर में जो है वसा का भंडारण कहाँ होता है। तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडिपोस ऊतक से। क्या हो, एडिपोस ऊतक से। आगे 62 नंबर क्वेश्चन पे है। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जापानी एन्सेफ्लाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है, बताइए। कह रहा है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस के कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। क्या है, मस्तिष्क को संक्रमित करता है। आगे याद रखिएगा ना कि जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है ना, ये क्या है, तो एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। क्या है, एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। आइए क्वेश्चन नंबर 63 पे कह रहा है एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है लगभग में, बताइए। तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 300 ग्राम होता है। कितना होता है, 300 ग्राम। आइए क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते, बताइए। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं। तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरीसृप नहीं होते लेकिन ऑर्थोपोडा पोरिफेरा अष्टपाद होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है पाचक एंजाइम किस में विद्यमान होते हैं, बताइए। पाचक एंजाइम किस में विद्यमान होते हैं। तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है। क्या है, लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। तो याद रखिएगा कि जो है ना इसमें क्या है, तो पाचक एंजाइम लाइसोसोम में विद्यमान होते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्या लाइसोसोम क्या क्या कहते हैं, तो आत्मघाती की थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 पे करें इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है, इसमें कौन गलत है। तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के का जो है ना ये बांझपन नहीं है। क्या होगा, तो विटामिन बांझपन का जो संबंधित है ना, विटामिन ई होगा। क्या होगा, विटामिन ई है। बांझपन का संबंधित विटामिन है कौन सा, ई के कारण होती है, यहाँ पे ये होगा। और थायमिन क्या है, बेरी बिल्कुल सही। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग बिल्कुल सही। नियासिन बोलेगा तो पिलागरा होता है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 67 पे।
क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि लॉरेंज बक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित कब किया था, बताइए। लॉरेंज बक्र को मैक्स ओ लॉरेंज ने कब विकसित किया था? तो 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में किया गया था। कब किया था? 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में। आइए लॉरेंज बक्र द्वारा किसी देश के लोगों के बीच आय की विषमता को ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइए। राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत कब किया गया था? तो 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1995 में। क्या होगा? 1995 में किया गया था, शुरुआत किया गया था। तो याद रखिएगा कि प्राथमिक जो है ना, प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा की पोषण युक्त सहारा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम मध्याह्न भोजन की शुरुआत 1995 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन 69 पे कह रहा है कि निक्की कहाँ की विश्व प्रमुख शेयर बाजार है, बताइए। निक्की जो है ना, कहाँ के विश्व प्रमुख शेयर बाजार है? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान का है। कहाँ है? जापान का है। तो निक्की जो है ना, जापान का प्रमुख शेयर बाजार है। और याद रखिएगा इसमें देखिए, जर्मनी जो है ना, जर्मनी की राजधानी बोलेगा तो क्या है? तो बर्लिन है। और इस नॉर्वे का बोलेगा तो राजधानी कहाँ? ओस्लो है। चीन का बोलेगा तो बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था, बताइए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब प्रारंभ किया गया था? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2015 में किया गया था। कब किया गया? 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 71 पे कह रहा है कि बीमा सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, बताइए। कह रहा है बीमा सुधार समिति का गठन जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर एन मल्होत्रा। क्या है? आर एन मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 72 पे कह रहा है कि वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है, बताइए। वाणिज्यिक बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ इंग्लैंड। क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड को, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे आइए कह रहा है कि भारतीय द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है, बताइए। कह रहा है कि भारतीयों द्वारा देश में प्रारंभ किया गया पहला बैंक किसे माना जाता है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवध कमर्शियल बैंक। क्या है? अवध कमर्शियल बैंक। तो याद रखिए 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंकों को भारतीय द्वारा देश में प्रारंभ पहला बैंक माना जाता है। यद्यपि पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक बोलेगा पीएनबी को माना जाता है, जिसकी स्थापना 1894 में किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन 74 कह रहा है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? कह रहा है कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को 1985 में मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन के पर गठित किस समिति ने प्रस्तुत किया था? तो 74 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुखमय चक्रवर्ती समिति। क्या है? सुखमय चक्रवर्ती समिति। आइए क्वेश्चन 75 पे कह रहा है कि यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं को चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होती है? कह रहा है यदि कक्षा की संख्या n हो तो किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2n²। क्या है? 2n², याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 76 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आतिशबाजी का समापन बनाने में किया जाता है, बताइए। कह रहा है किसका प्रयोग आतिशबाजी का समापन बनाने में किया जाता है? 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। आइए क्वेश्चन नंबर 77 पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो 77 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी है। क्या है? सभी। हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग बिल्कुल सही है, और क्लोरीन का विघटन ये भी है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये भी क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 78 पे कह रहा है इनमें से एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है, बताइए। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन है? तो 78 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 78 का ऑप्शन नंबर है बी। क्या है? क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क क्रायोलाइट, याद रखिएगा। तो क्रायोलाइट किसका है? तो एल्यूमिनियम का है। सोडियम बोलेगा तो किसका है? सोडियम बोलेगा तो बोरेक्स का है। मैग्नीशियम बोलेगा कार्नलाइट का है। कॉपर बोलेगा तो मैलेकाइट का है। किसका? कॉपर बोलेगा तो मैलेकाइट का है। आइए क्वेश्चन में रहिए, अगर बोरोक्स बोलेगा किसका है? बोरोक्स बोलेगा तो सोडियम का है। किसका है? सोडियम का है। अगर कार्नलाइट बोलेगा किसका है? कार्नलाइट बोलेगा तो किसका है? तो मैग्नीशियम का है। और माइकेलाइट बोलेगा तो किसका है? माइकेलाइट बोलेगा तो कॉपर का है। किसका है? कॉपर का, याद रखिए। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम पूछा था ना, एल्यूमिनियम को हो जाएगा क्रायोलाइट हो जाएगा। आई क्वेश्चन 79 कह रहा है कि मानव शरीर में विल्सन रोग होता है, बताइए किसके कारण होता है? मानव में विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण। तांबा की मात्रा में वृद्धि के कारण मानव शरीर में विल्सन रोग होता है। आई क्वेश्चन नंबर 80 पे कह रहा है हड्डियों अंडे के छिलके तथा संघ का मुख्य अवयव है, क्या है, बताइए। हड्डियों अंडे के छिलके तथा संघ का मुख्य अवयव क्या है? तो 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? तो ये है कैल्शियम है। क्या है? कैल्शियम, याद रखिएगा। देखिए ये रीजनिंग क्वेश्चन है, देखिए इसको टिक कर दे रहे हैं। 81 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो 81 का सी होगा। क्या होगा? 81 का आंसर सी होगा। 82 का बात करें, 82 का राइट आंसर क्या होगा? 82 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 82 का बी होगा। 83 का बात करें, 83 का राइट आंसर क्या होगा? 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? 83 का सी होगा।
84 का बात करें, इन वर्बल रीजनिंग है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 84 का डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा 84 का। अब एक क्वेश्चन 85 पे आइए। क्वेश्चन 85 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी है। क्या है? सी है। नेक्स्ट है 86। 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? 86 का ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी है। 87 का बोले, 87 का राइट आंसर क्या है? 87 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए, इजी के क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साबुन, 87 नंबर कह रहा है कि साबुन किसका सोडियम लवण है? बताइए। कह रहा है साबुन जो है किसका सोडियम लवण है? तो 87 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका? अस्टेरिक अम्ल का है। किसका? अस्टेरिक अम्ल का है। तो साबुन उच्च वसा अम्लों का सोडियम लवण है। इस उच्च वसा अम्लों में पाइमेटिक अम्ल, रिएस्टिक अम्ल तथा ऑयलिक अम्ल होता है। तो साबुन किसका सोडियम लवण है? तो अस्टेरिक अम्ल का है। आइए देखिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। कह रहा है चूज द एरर in the given sentences. The Taj Mahal is one of the most popular 7 wonder of the world. 88 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा 88 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? मच है। क्या है? मच। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट। 89 का कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। लीनियसी का क्या होगा? लीनियसी का बोलेगा तो 89 का ऑप्शन नंबर, लीनियसी मतलब होता है उदारता या तो कोमलता होता है। इसका 89 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? अस्टेरनेस। क्या होगा? स्टेरनेस होगा। स्टेरनेस। अस्टेरनेस मतलब क्या होता है? कठोर या दृढ़ होता है। आगे 90 पे कह रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें इनकरेक्ट कौन सा वर्ड है? तो 90 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? तो पिज्जा। ये गलत है। क्या है? तो पिज्जा क्या है? गलत है। याद रखिए। क्वेश्चन हमारे 91 91 पे कह रहा है कि स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स। स्टडी ऑफ साइंस ऑफ इंसेक्ट्स का क्या होगा? 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इंटोमोलॉजी। क्या है? इंसेक्ट का इंटोमोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या बोलेगा? तो एंटोमोलॉजी। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 92 पे। चूज द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। प्लास्टिड का क्या होगा? प्लास्टिक का बोलेगा तो 92 का राइट आंसर। और प्लास्टिड मतलब क्या होता है? शांत होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। टर्बुलेंट क्या होगा? टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मतलब उपद्रवी हो। और पैसिट मतलब क्या होता है? प्लास्टिड मतलब शांत होता है। 93 पे आई कह रहा है कि चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस टू ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। इसमें पैसिव आई किक्ड द बॉल। आई किक्ड द बॉल क्या होगा? तो 93 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? 93 का ऑप्शन नंबर डी होगा। द बॉल वाज किक्ड बाई यू। द बॉल वाज किक्ड बाई यू। एक 94 कह रहा है कि ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। ही सेड आई एम लिविंग इन लुधियाना। तो 94 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर क्या है? ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। ही सेड दैट ही वाज लिविंग इन लुधियाना। 95 कह रहा है कि चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग लेट्स अस गो। लेट्स अस गो क्या होगा? तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सेल बी होगा। क्या होगा? सेल बी। क्वेश्चन 96 पे कह रहा है डिजिटल शक्ति 4.0 अधिनियम 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया? बताइए। कह रहा है डिजिटल शक्ति 4.0 अभियान 2023 में किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है? बी। राष्ट्रीय महिला आयोग। क्या है? राष्ट्रीय महिला आयोग। नेक्स्ट है 97 कह रहा है कि सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया? बताइए। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। क्या? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। नेक्स्ट 98 कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गुलमर्ग में। गुलमर्ग कहाँ? जम्मू कश्मीर में। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? गुलमर्ग में। 99 पे कह रहा है 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थियों का रसायन सत्यापन किया गया है? 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने लाभार्थी का सत्यापन किया गया है? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 22 करोड़। क्या है? 22 करोड़। लास्ट क्वेश्चन पे कह रहा है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया? बताइए। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको दिया गया? तो 100 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में शांति चाहिए। ईरान की थी। याद रखिए, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। तो ये सेट नंबर था 3। सेट नंबर नेक्स्ट 4 जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से डिटेल में पढ़ लीजिएगा। बाकी इस क्लास को हर जगह शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है ना कोशिश करेंगे हम हर क्लास को जो है ना आपके सामने प्रस्तुत करें। हर क्लास को आपको जो है ना आपके लिए फ़ायदा हो। तो आज के लिए रहने देते हैं यहीं तक। नेक्स्ट क्लास देखेंगे, उसमें सेट नंबर 4 है, उसको देखेंगे। बाकी आप लोग क्लास को हर जगह शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।